च1 अतीत की यादें। वह एक अनाथालय था जहां सारे बच्चे इकट्ठा होकर एक गोलाई में बैठे हुए थे। उन्हीं के बगल वाली कतार में 2 बच्चे और बैठे हुए थे। वो दोनों खूब तेज से ताली बजा रहे थे और उनके ही बगल बैठा 13 साल का लड़का बेहद गंभीर और शांत था। वह चुपचाप उन दोनों को देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। बेटा ऋषु, चलो तुम्हें मैडम बुला रही हैं। उसने पीछे पलट कर देखा तो वह चौकीदार था जो उसे बुला रहा था। उसने अपने सामने बैठे अपने ही हम उम्र लड़के की तरफ देखा और बोला, दिशांत, तुम टैडी का ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। कहकर वह चौकीदार के साथ चला गया, जबकि दिशांत ने एक बार अपने से 2 साल छोटे टैडी को देखा, पर वह भी तो ठहरा बच्चा ही। वह खुद आकर सीधे उस गोलाई के बीच में जाकर कारस्तानियां करने लगा। 10 मिनट 20 मिनट बमुश्किल बीते थे और अचानक ही पूरे अनाथालय में आग लग गई। एक एक जर्रा आग की चपेट में था। दिशांत को तुरंत टैडी का ध्यान आया। वह डरा सहमा सा हकबकाई नजरों से इधर उधर झांकने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। छोटे बच्चे किसी बिखरी हुई हुजूम की तरह इधर उधर भाग रहे थे। आग हर पल भीषण होती जा रही थी। अनाथालय का स्टाफ बच्चों को आनन फानन में अनाथालय से बाहर गेट की तरफ भेज रहा था। दिशांत हड़बड़ाहट में भागता हुआ टैडी को ढूंढने लगा। इधर उधर वह चीख चीख कर टैडी को पुकार रहा था, पर टैडी का कहीं अता पता नहीं था। वह बेहद डर गया और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और गेट के बाहर कर दिया। वह अनाथालय का स्टाफ था। अरे क्यों बेटा आग में कूद रहे हो? देख रहे हो आग लगी है, जलना है क्या? ठहरो, उसने दिशांत को फटकारा। दिशांत ने उसकी तरफ बड़ी ही कातर नजरों से देखा। वह रोनी सूरत बनाकर बोला, अंकल, मेरा भाई वही छूट गया है। टैडी, प्लीज उसे मेरे पास लेकर आओ ना, खोज दो मेरे भाई को। उस आदमी ने तुरंत उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बच्चों को बचाने के लिए उस तरफ भागा। दिशांत दबबाए आंखों से गेट की छड़ें पकड़कर अंदर की तरफ झांक रहा था, पर अभी भी टैडी कहीं नजर नहीं आया। तभी भागते हुए रिशान वहां पहुंचा। रिशान ने दिशांत को झकझोरते हुए पूछा, कहाँ है टैडी दिशांत? दिशांत को रोता देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। भाई, वो टैडी अंदर ही छूट गया है, दिशांत ने रोते हुए कहा। रिशान ने गुस्से में दिशांत को परे झटका और खींचकर 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। वह गेट के ऊपर चढ़कर गेट पार करके अंदर कूद गया। अंदर की ओर वह भागा ही था कि चौकीदार ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वह गुस्से में बोल पड़ा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा भाई अंदर है, मैं टैडी को बचा लूंगा। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। चौकीदार ने उसे समझाया, पर रिशान मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जबरन रिशान को गेट के बाहर खींचा और गेट बंद कर दिया और अंदर बच्चों को बचाने के लिए भागा। रिशान बदहवास आंखों से अंदर का नजारा देख रहा था। जर्रा जर्रा आग की चपेट में था। कहीं खंभे तो कहीं लकड़ी के तख्ते जलकर भहरा रहे थे। रिशान की आंखों से भर कर आंसू गिर पड़े। वह 13 साल का मासूम अपने भाई को आग में ढूंढ रहा था, पर उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। तभी पीछे से दिशांत आकर उसके गले से लटक गया। रिशान ने बेचैनी से उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई फफक कर रो पड़े। दिशांत अभी अभी यही धुंधली यादें टटोलकर आंखों में आंसू लिए सोच रहा था कि तभी उसका फोन घंघनाया। उसने अपना सिर झटका और अपनी जेब में फोन टटोलने लगा। हाँ भाई, अच्छा लोकेशन, ओके भेज, मैं पहुंचता हूँ, कहकर दिशांत ने फोन रख दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र बगल सोते हुए सोम पर गई और उसने उसकी गर्दन पर जमकर एक घूंसा जमाया। अबे उठ जा गधे, देख रिशान से पहले वहां पहुंचना है, समझ आई, कहकर वह उसके कान में चिल्लाया और सोम हक बका कर उठ बैठा। क्या रिशान? रिशान भाई कहाँ है? सोम आंख मीचते हुए बोला। इस पर दिशांत जोर से ठठाकर हंस पड़ा। रिशान का खौफ तो देखो, क्या डरा रखा है बंदे ने सबको। वह हंसा और सोम ने बुरा सा मुंह बनाया। उसने अपनी जैकेट उठाए और दोनों कार में बैठकर लोकेशन की तरफ निकल गए। डॉट 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 डॉट। डोंट वरी, प्लीज घबराओ मत तुम लोग। डॉट मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने ही आई हूँ। देखो ज्यादा टाइम नहीं है। डॉट मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जल्दी चलो मेरे साथ प्लीज। डॉट उद्धरण चिन्ह। वह कोई 24 साल की गोरी चिट्टी लड़की थी। उसने व्हाइट टी शर्ट और उसके ऊपर मिंट ग्रीन कलर का लेदर जैकेट पहन रखा था और नीचे रनिंग शूज थे। वह सामने 5 लड़कियों को डरी सहमी देखकर उन्हें पहले से ही समझाने लगी। वे पांचों की पांचों बुरी तरह घबराई हुई थीं।
उनके चेहरे पर और हाथों पर बने जख्मों के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ लोगों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की थी। वह बेचारी पांचों कतराई नजरों से उस लड़की को देख रही थी। उसने झट से अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और उन पांचों में से एक को थमा दिया। यह मेरा आईडी कार्ड, मैं एक एनजीओ से हूँ। यहाँ मैं तुम लोगों को बचाने ही आई हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर कैद किया है। उन पांचों ने घूरकर आईडी कार्ड को देखा और थोड़ी राहत की सांस ली। पर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया और पकड़ लिया तो वे और भी टॉर्चर करेंगे। उसमें से एक घबराई हुई बोली तो उस लड़की ने अपना सिर पीट लिया। उसने गहरी सांस खींची और दोबारा उन पांचों के चेहरे को देखकर बोली, अभी जिस कंडीशन में हो क्या उससे भी बुरी कंडीशन आएगी। प्लीज मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वह लोग बहुत ही होंगे। पास ही में मेरी जीप खड़ी है, हम वहां से निकल जाएंगे, इन हैवानों की पहुंच से बहुत दूर। कहकर उसने उन पांचों की तरफ बड़ी ही उम्मीद से देखा। उनमें से एक उस लड़की के साथ आ गई, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, इस नर्क से बेहतर तो मौत है, उस साथ आए लड़की ने कहा और उसे देखते चारों की चारों उसके पीछे आ गईं। वह लड़की मुस्कुराई, उसने उन पांचों की तरफ देखा और अपने पीछे आने का इशारा किया। वह आगे बढ़ी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। बगल में ही एक कमरा था, वह झट से उसमें घुसी और पांचों की पांचों उसके पीछे। उसने खिड़की से झांककर बाहर की तरफ अच्छे से मुआयना किया। बाहर कोई नहीं था, बस कुछ ही दूर से लगा एक जंगल शुरू था। ये निपट सुनसान इलाका था। ये कोई उजाड़ खखार सी एक बिल्डिंग थी, जहां पर इन पांचों लड़कियों को कैद करके रखा गया था। उसने उन पांचों को सामने दिखते एक टीन शेड की तरफ इशारा किया और वे पांचों की पांचों एक ही बार में झटके से भागकर उसके ओट में छिप गई। पीछे पीछे वह लड़की भागी और वह भी टिन शेड की ओट में आ गई। उसने उन पांचों की तरफ देखा और आगे बढ़ने का इशारा करते हुए बोली, बस 2 मिनट की दूरी पर मेरी जीप खड़ी है, जल्दी आ जाओ, यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों की खैर पुलिस ही पूछेगी। डोंट वरी। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट तैर गई। सामने झाड़ियों में एक जीप खड़ी हुई नजर आई। पांचों उस पर बैठी और उस लड़की ने ड्राइविंग सीट संभाली। अभी उसने जीप स्टार्ट ही की थी कि धड़धड़ाती आवाजों ने उन सबों को चौंका दिया। लड़कियों ने अपने कानों पर हाथ रखा और आंख मूंदते ही डर से कांप उठी। वह गोलियों की आवाज थी जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ चली आ रही थी। और तभी उसकी जीप के पिछले टायर पर 3-4 गोलियां आ धंसी और एक भीषण फुसफुसाहट के साथ टायर जमीन पर चिपक गया। वह लड़की हैरानी और सदमे से ये सब महसूस तो कर रही थी, पर उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे पलटकर देख सके। वह एक काली कार थी जो सामने से चली आ रही थी। तकरीबन 1-10 कदम की दूरी पर कार रुकी और उसमें से नजर आया वह एक बेहद शांत बैठा हुआ एक लड़का। वो रिशान था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा खिड़की से बाहर। उसके हाथ में गन थमी हुई थी। वह आराम से कार से बाहर निकला। अपनी आंखों पर चढ़े गॉगल को उसने उतारा। पूरा काले रंग में लदा फना, कुछ अपेक्षाकृत लंबे बाल जो गर्दन तक लटक रहे थे पर माथे भी लटक रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और गंभीर था, बिल्कुल भावहीन, एक अजीब सी कठोरता। उसने उन सब की तरफ एक गहरी नजर डाली और चुपचाप अपनी कार की बोनट से टिककर खड़ा हो गया। उन पांचों ने अभी भी सहमत नहीं कि पीछे देखने की और तभी एक कार आकर रुकी। शिट, मैंने पहले ही कहा था चलने को, लेकिन उनकी वजह से इस बार भी लेट हो गए। देख, रिशान पहले पहुंच गया। वह दिशान था जो सोम को देखकर उस पर भुना भुना रहा था। रिशान ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और हाथ बांधते हुए बोला, लड़कियों को लेकर जाओ। सोम और दिशान चुपचाप उस ओर बढ़ गए। लड़कियां इतनी सहमी हुई थी कि सोम के वहां पहुंचते ही पांचों की पांचों जीप से तुरंत उतरकर उसकी तरफ आकर खड़ी हो गईं। सोम ने अपनी बंदूक निकाली ही थी कि तभी एक तेज चीखती आवाज से हर कोई चौंक गया। हे, स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम सब? इनसे डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस अभी आ ही रही होगी, ये कुछ नहीं कर सकते। ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की उछलकर उनके सामने आई। वह गुस्से में सबको देख रही थी। सोम ने कुछ कहना ही चाहा था कि उस लड़की ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से गन छीनी और उन सब की तरफ लहराते हुए बोली, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। किसी ने अगर हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। याद रखना, इन 5 लड़कियों को तुम लोग कहीं नहीं ले जा सकते। वह गुस्से में बोली और सब के सब हैरानी से उसे देखने लगे। देखो, अपनी जान पर बेवजह आफत मोल ले रही हो, हमें जाने दो। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, बाद में पछताने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा।
हमें जाने दो। ये दिशांत था जो बड़े आराम से बोल रहा था। I said, put down your gun। उस लड़की ने गुस्से में कहा तो दिशांत ने अपनी गन नीचे रख दी। अपने बॉस को भी बोलो, नी बेन करें। उसने रिशान की तरफ देखकर नफरत से कहा। रिशान उसे ही गौर से देख रहा था। वो गन पॉइंट की सीध में चलने लगा उस लड़की के। वो आगे बढ़ता गया। महज अंगुली भर फासले पर दोनों खड़े थे। उस लड़की के शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। गन थामे उंगलियों में तेज सिहरन हो रही थी। रिशान रुका और फिर आगे बढ़ गया। गन का सिरा रिशान के सीने में चुभा। वो लड़की डर से कांप गई। ऐसा लगा कि अगले पल बंदूक नीचे गिर पड़ेगी। कम ऑन, डू इट। वो भावहीन आंखों से झांकता हुआ बिल्कुल ठंडे लहजे में बोला। I'll kill you मोरॉन। वो गुस्से में किचकिचाती हुई बोली। रिशान ने अपनी बंदूक सोम की तरफ फेंकी और दूसरे हाथ से बंदूक की नोक सीने पर धंसाते हुए बोला, गो। मैं पहुंच जाऊंगा। दिशांत ने झट से अपनी बंदूक उठाई और लड़कियों को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। सोम ने बंदूक लपकी और पीछे पीछे निकल गया। रिशान अब भी वैसे ही खड़ा रहा। जिस शख्स ने कभी मच्छर भी नहीं मारा हो वो रिशान रायचंद को जान से मारेगा। फनी जोक कहकर उसने एक झटके में बंदूक अपने हाथ में ली और दूसरे हाथ से उसे अपनी तरफ खींचकर आगे की तरफ धकेल दिया। वो गिरते गिरते बची। चुपचाप चलो कहकर रिशान उसके पीछे चलने लगा। वो चुपचाप आहिस्ता से सिर झुकाए चलने लगी और तभी वो एकाएक पलटी। उसने एक जोरदार मुक्का रिशान के होंठों पर मारा और सीधे जंगल की तरफ भागी। रिशान अचानक हुए हमले से अचकचा गया। उसने अपनी उंगलियां होंठों पर फिराईं। हल्का खून निकल आया था। उसने गुस्से में अपना हाथ झटका और उस ओर भागा। वो बदहवासी में उससे भी तेज भाग रही थी जितना वो भाग सकती थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो रिशान कहीं नजर नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और अपनी चाल हल्की धीमी की ही थी कि अचानक वो किसी चीज से टकरा गई। वो बुरी तरह चिहुन उठी। सामने रिशान उसे गुस्से में घूरते हुए खड़ा। इस जंगल का हर कोना छान रखा है मैंने। मुझसे छुपने को हर कोना नाकाफी है। उसने बिल्कुल सख्त और नफरत से कहा और उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर पीठ के बल गिर पड़ी। वो चुपचाप उठी और आगे चलने लगी। उसकी आंखों से कुछ बूंदें लुढ़क कर जमीन पर जा गिरीं और अगले ही पल उसने झट से मुक्का घुमाया पर रिशान ने उसकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। उसका दांव उल्टा पड़ चुका था। रिशान ने बेहद नफरत से उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हमेशा एक ही बार मौका देता हूँ धोखे का या भरोसे का। तुम्हारी बारी अब खत्म। चुपचाप चलो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं कहकर उसने गुस्से में उसे पीछे की तरफ धकाया। यू हैवान हो तुम। I'll kill you कहकर वो गुस्से में आगे बढ़ी पर रिशान ने झट से उसके कनपटी के हल्के नीचे गर्दन पर 2 उंगलियां रखकर दबाया और वो भर भराकर रिशान के ऊपर ही बेहोश हो गई। रिशान ने उसे गोद में उठाया और बगल वाली सीट पर बिठा दिया। वह उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था जब उस लड़की की बैग से कुछ गिरा। रिशान ने झुककर उठाया। वो उसका आईडी कार्ड था। कृषा कपूर तो समाजसेवी है तभी सोचूं। वो हल्के से फुसफुसाया और आईडी कार्ड पीछे की सीट पर फेंककर कार स्टार्ट कर दी। क्रमशः चटू मौत या जिंदगी। असम अगला दिन। जहां तक नजर पहुंच रही थी सिर्फ पेड़ों और दूबों की झुरमुट में लिपटी हरियाली ही नजर आ रही थी। ऊंचे उठते पहाड़ तो कहीं गर्त को समाती खाइयां। पहाड़ियों पर बनी नक्काशीदार पगडंडियां। वो लकड़ियों का एक चौकोराकार घर था। आजू बाजू पेड़ों की घनी आबादी में घिरा वो इकलौता घर था। घर के चारों तरफ गार्ड का जबरदस्त पहरा था। 2 आदमी हाथों में पकड़ी थैलियों में खाने का सामान लेकर उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। भाई वो लड़की अब तक सो रही है क्या? दिशांत ने हाथ में पकड़ी थैलियों को सेंटर टेबल पर रखते हुए पूछा। क्यों? इसी बहाने तो चुप है वरना दरवाजे टूटकर अलग हो गए होते। सोम ने चिढ़ते हुए कहा और सोफे पर पसर गया। रिशान ने दोनों की तरफ बारी बारी से देखा और सामना उठाकर किचन की तरफ बढ़ते हुए बोला, दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं सैंडविच तैयार करता हूँ। तभी रिशान का फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और गहरी सांस खींचकर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, मैं आ रहा हूँ। उस लड़की पर नजर रखना, मेरे कमरे में है कहकर वो तुरंत हॉल से बाहर निकल गया। सोम और दिशांत ने एक दूसरे को देखा। रिशान ने फोन उठाया और कान पर लगाकर चुपचाप खड़ा हो गया। रिशान बेटा तुम ठीक तो हो? और क्या जरूरत थी उन लड़कियों के लिए अपनी जान खतरे में डालने की? अगर वो 5 मर भी जाती तो हमें क्या? दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज गूंजी। काम हो चुका है अंकल। सोम और दिशांत पैसे लेकर मुंबई पहुंच जाएंगे।
रिशान ने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा। रिशान, पैसों से ज्यादा तुम अजीज हो समझे, वो आदमी झुंझलाहट में बोला। रिशान ने अपना सिर झटक दिया और फोन रख दिया। वो अंदर आया तो दोनों उसे ही घूरते दिखे। पता किया कि ये लड़की वहां कैसे पहुंची। रिशान ने उन दोनों की सवालिया निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना सवाल उछाला। किसी एनजीओ के अंडर काम करती है, पर वहां कैसे पहुंची हमें भी नहीं पता, दिशांत ने गंभीरता से कहा। रिशान को अचानक ही कुछ याद आया। उसने अपनी जेब टटोली और कृषा का आईडी कार्ड उन दोनों की तरफ उछाल दिया। ये रहा उसका आईडी कार्ड। एड्रेस यहाँ का नहीं बल्कि मुंबई का है। तुम दोनों अभी पैसे लेकर मुंबई को निकल रहे हो, रिशान ने आदेशात्मक लहजे में कहा और किचन में चला गया। दिशांत हैरानी से उसे घूरने लगा। वो भी रिशान के पीछे पीछे किचन की तरफ आ गया। ऋषु, तुझे क्या हो गया है? हम हमेशा साथ रहते हैं, फिर तू मुझे अकेले कैसे भेज सकता है? मैं कहीं जाने से रहा। दिशांत ने गुस्से में वह आईडी कार्ड स्लैब पर पटका। रिशान आराम से सैंडविच तैयार कर रहा था। मैं पहुंच जाऊंगा ना। बाय द वे, उस लड़की को भी तो ठिकाने लगाना है ना। तू हर बात को लेकर इतना पजेसिव क्यों हो जाता है? रिशान ने हल्के नर्म लहजे में कहा तो दिशांत उसे गंभीरता से घूरने लगा। हाँ, उसका क्या? आई मीन कृषा, तूने अंकल को बताया उसके बारे में? दिशांत परेशान होकर बोला। नहीं, ले और सोम को भी दे, वो मेरा मसला है, रिशान बेपरवाही से बोला और स्लैब पर बैठकर ही सैंडविच की एक बाइट ली। दिशांत चुपचाप बाहर आ गया और तभी रिशान के कमरे का दरवाज़ा जोर की थकाहट के साथ चीखा। कहीं रिशान भाई को उस पर गुस्सा न आ जाए। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इस लड़की की मौत भाई के हाथों ही लिखी है। सोम धीरे से बुदबुदाया और दिशांत उठकर बाहर चला गया। रिशान किचन से अपने रूम की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला तो कृषा गुस्से में उसे ही घूर रही थी। मुझे कमरे में क्यों बंद किया? तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया तो मेरा नाम भी कृषा नहीं। कृषा अपने जबड़े भींचते हुए गुस्से में बोली। जस्ट शट अप, बोलने की इजाज़त नहीं दी है मैंने तुम्हें। अगर भूख लगी हो तो ये रही प्लेट, कहकर रिशान ने बेरुखी से दरवाज़ा बाहर से बंद ही करना चाहा था कि कृपा एकाएक बोल पड़ी, मेरा बैग कहाँ है? तुम्हारी जीप में। अब तक तो पुलिस को मिल भी गया होगा। यहाँ पुलिस तो क्या, चिड़िया भी आने से रही तो चुपचाप खाओ और एक तरफ पड़ी रही, कहकर रिशान ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया, जबकि कृषा ने गुस्से में प्लेट दीवार पर दे मारी। बाहर सोम इस आवाज़ से चौंक उठा। रिशान की उंगली उसके कटे होंठ पर अनायास ही चली गई। वो कड़वाहट में बोला, इसे तोड़ने फोड़ने का बहुत शौक है। दिशांत बाहर पगडंडियों पर चल रहा था और किसी से बात कर रहा था। जी अंकल, वो तो ठीक है और हमारा काम भी हो चुका है। आप तो जानते ही हैं कि रिशान कुछ भी अपने हाथों में ले तो वो अधूरा नहीं रहता। पर एक प्रॉब्लम हो गई है, दिशांत ने कहा और कृषा के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ एक चहकी हुई आवाज़ आई, कैसी प्रॉब्लम? वो दरअसल, हम जब तक उन लड़कियों के पास पहुंचे वहां कोई कृषा नाम की लड़की पहले ही पहुंच गई थी। रिशान ने गुस्से में उसे हमारे साथ ही कैद करके रखा है, दिशांत ने आहिस्ता से कहा और चुप हो गया। वॉट? रिशान, इस लड़के का तो मुझे कभी समझ नहीं आता। न दो शब्द बात करना है न सुनता है, बस अपने मन की करनी है। पता भी है कि कपूर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उस लड़की ने अगर कुछ भी ऐसा वैसा बयान दे दिया हमारे खिलाफ तो हमें लेने के देने पर जाएंगे, समझे? अरे समझाओ अपने उस जिद्दी दोस्त को, वो आदमी बुरी तरह झल्लाया हुआ बोला। दिशांत ने गहरी सांस खींची। अब क्या करना है अंकल? उसने पूछा। मार डालो उसे, रिशान से कहो कि असम की किसी पहाड़ी में उसे मारकर धक्का दे दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ से वो आदमी बेहद बर्बरता से बोला तो दिशांत हकपका कर चिहुक उठा। क्या? पर अंकल, दिशांत ने कुछ कहना ही चाहा पर दूसरी तरफ से वो आदमी दृढ़ता से बोला, कह दिया मार दो तो बात खत्म। फोन कट गया। दिशांत परेशान सा घर की तरफ देखने लगा। वो सब इस वक्त असम में थे। अनाथालय में हुई दुर्घटना के बाद मिस्टर नीरज सिंघल ने ही रिशान और दिशांत को अपने घर में पनाह दी, यहाँ तक कि अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया। दोनों उस वक्त बच्चे ही थे और अंदर पनपी कड़वाहट ने दोनों को इस ओर आगे बढ़ने को उकसा दिया। मुंबई, ढेरों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। कई सारे पोस्टर और बैनर दीवारों पर लगे हुए थे। वो एक बड़ा और व्यवस्थित मंच था जिस पर खड़े एक नवयुवक ने अपने सामने शोर मचाती भीड़ को देखकर अपना हाथ उठाया और बोलना शुरू किया, खेलो। नमस्ते, मैं हूं निशान, तो स्वागत है आप सबका हमारे चाइल्ड वेलफेयर फंड की इस छोटी सी मीटिंग में।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों और महिलाओं के लिए हमारा एनजीओ दिन रात मेहनत कर रहा है और आप सब भी उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जहां बात सहयोग की आती है वहां एक ऐसे शख्स का ख्याल जरूर आता है जो गरीबों, बच्चों और महिलाओं के विकास में हर संभव मदद जरूर करता है। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए हमारे मेयर नीरज सिंघल का। वेलकम सर। निशान ने बड़ी गर्मजोशी से नीरज सिंघल से हाथ मिलाया और उन्हें भाषण देने को आमंत्रित किया। तालियों की गड़गड़ाहट जोर से गूंजी। यह एक एनजीओ द्वारा आयोजित फंड रेजिंग प्रोग्राम था। नीरज सिंघल माइक लिए बोले जा रहे थे और लोग बड़ी ही आत्मीयता से सुन रहे थे। निशान मंच से उतरकर पीछे संचालन टीम के पास आ गया। क्या विधा अब तक नहीं आई? निशान ने बेचैनी से अपने एक कलीग से पूछा और बदले में उसने अपना सिर न में हिला दिया। उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। प्लान के मुताबिक वो उन 5 लड़कियों को लेकर यहाँ पहुँचने वाली थी और आज के ही दिन हमें उस शख्स को एक्सपोज करना था जो इन सब के पीछे था, पर कहाँ रह गई वो? ये विधा की एक दोस्त वीना थी। निशान ने असमंजस में उसकी ओर देखा, तभी उसकी नज़र सामने आते 28 साल के शख्स पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और निशान, कैसा चल रहा है तुम्हारा ये खैरात इकट्ठा करने वाला प्रोग्राम? उस आदमी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा तो निशान भी हंसा। मेयर साहब ने 50 लाख डोनेट किया है और अब आप भी कम से कम 20 लाख तो दे ही देंगे। क्यों भाई? निशान ने दांव चला तो वो आदमी हंस पड़ा। भाई, इतने बड़े एनजीओ को मेरे पैसे का क्या काम? वैसे भी ये खैरात औरों से लो, भला घरवालों की ही जेब क्यों काटने पर तुले हो? वो हंसते हुए बोला तो बदले में निशान भी हंस पड़ा। हम विवेन भाई, आइए न अंदर, वीना तपाक से बोली तो विवेन इधर उधर देखने लगा। विधा कहीं नजर नहीं आ रही है। इस लड़की की समाज सेवा से हैरान हो चुका हूं मैं। भला फोन भी बंद करना क्या जरूरी हो या है? विवेन ने चिढ़ते हुए कहा। निशान और वीना ने एक दूसरे को सहमी नजरों से देखा। भाई, दरअसल वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। निशान ने तपाक से जो सूझा वही कह दिया। चलो ठीक है, फिर चलता हूँ। आए तो कहना कि कभी कभी उस कुटिया में भी कदम रख दिया करे जिसे हम घर कहते हैं। विवेन ने कुढ़ते हुए कहा और चला गया। उन दोनों ने राहत की सांस ली। यार, ये विधा तो हमें भी मरवाएगी, जाने कहाँ रह गई है, वीना ने कलपते हुए कहा। वो दोनों विधा के अच्छे दोस्त थे और उसके लिए बेहद चिंतित भी। मुंह क्यों लटका है तेरा? बाहर से बात करके अंदर पहुंचे दिशांत के मुरझाए चेहरे को देखकर रिशान ने पूछा। वो अंकल को पता चल गया है कि वो लड़की हमारे साथ है और जिंदा है, दिशांत ने दबे स्वर में कहा। तो सोम तुरंत उचक कर बैठ गया। कहा है कि उसे जान से मार दो, दिशांत ने कहा और रिशान की नजरें उस तरफ रुक गई। क्या? सोम सदमे में बोला। हमारे धंधे में मौत कब से डरने वाली चीज हो गई। अपनी मुंह बंद कर, रिशान बुरी तरह झुंझलाया तो सोम ने हड़बड़ाहट में अपना मुंह बंद किया। तुम दोनों निकलो, बाकी उसका इंतजाम मैं कर लूंगा, रिशान ने उठते हुए कहा और कार की चाबी दोनों की तरफ खिसका दी। भाई, बेवजह उस लड़की के झमेले में मत फंस। मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा है, कुछ भी हो पर लड़की अच्छी है। अपनी जान की परवाह किए बिना उनको बचाने आ गई, पर उसे क्या पता कि वो सीधे मौत को चुन रही है। दिशांत बेहद दुख और हताशा से बोला। दिशांत, तेरा हमेशा का यही इमोशनल डायलॉग होता है, अब तो बंद कर दे, सोम ने झुंझलाकर कहा। हर कोई मेरी तरह पत्थर दिल नहीं होता, पर अपनी ये नरमी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, रिशान ने अजीब भाव में कहा। दिशांत ने सिर हिलाया और सोम के साथ मुंबई को निकल गया। रिशान ने अपनी गन उठाए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कृषा बेड पर बैठी थी, आंसुओं से लबालब चेहरा, गुस्से और नफरत के तमाम भाव लिपटे पड़े थे उसके चेहरे पर। रिशान चुपचाप अंदर आया और उसने कृषा का हाथ पकड़ा। कृषा ने अपना हाथ गुस्से में झटक दिया और नफरत से रिशान को देखने लगी। डोंट टच मी, रिशान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और अपने जबड़े भींच लिए। वो कृषा को लगभग खींचता हुआ घर से बाहर लेकर आया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लीव माई हैंड यू, वो दर्द में कराहती हुई बोली। उसकी आंखों से आंसू भी छलक उठे। रिशान ने उसे कार की तरफ धक्का दिया। मरना चाहती थी तो मौत दे रहा हूं तुम्हें, कहकर उसने फिर कृषा का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा। कृषा बुरी तरह चिहुन उठी। मौत, वह बुदबुदाई। उसका पूरा चेहरा मारे डर के झक सफेद पड़ता जा रहा था, मानो वह सदियों से बीमार हो ऐसे खींच रहा था रिशान उसे। वो दोनों जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। रिशान ने उस कंकरीली जमीन पर कृषा को फेंक दिया। वो भर भरा कर नीचे गिर पड़ी।
रिशान ने उस पर अपनी गन तान दी और बड़ी बेरहम नजरों से उसे देखने लगा। अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। नो नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मुझे मरवा नहीं है। मेरे भाई और डैड बहुत परेशान होंगे। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, पर मरना नहीं चाहती। वो मारे डर और घबराहट के लड़बड़ाई जुबान में बोले जा रही थी। आंखें कितनी दफा बह चुकी थीं। बेहद कातर नजरों से वो मिन्नतें कर रही थी, पर रिशान बिल्कुल भावहीन सा खड़ा रहा, जैसे वो पत्थर हो जिन पर आंसुओं और खुशियों का असर होता ही नहीं। तुम भी तो इंसान हो, फिर मुझे कैसे मार सकते हो? देखो, ये रहा तुम्हारा दिल, बिल्कुल वैसे ही धड़क रहा है जैसे मेरा। प्लीज मुझे मत मारो। कृषा घबराई हुई सी रिशान के सीने पर हाथ रखकर एकाएक बोल पड़ी। रिशान ने उसे पीछे की तरफ झटक दिया। मरना तो तय है तुम्हारा मिस कृषा कपूर, वो बोला और बिल्कुल निशाने पर खड़ा हो गया। कृषा घबराए और छलछलाए आंखों से रिशान को देख रही थी। आह, मौत कितनी बेरहमी से उसके पास आ पहुंची थी। अभी तो वो लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहती थी और अब वो खुद असहाय थी। उसे याद किया कि वो उन लड़कियों को नहीं बचा पाई थी। जरूर ये उसी बात की सजा थी। उसने स्वीकार करते हुए अपनी आंखें कसकर भींच ली और उसकी आंखों में ठहरा आंसुओं का अंबार उसके गालों पर लुढ़क गया। दर्द और डर से उसके जबड़े भिंचे हुए थे। रिशान बिल्कुल भावहीन सा उसे देखता रहा और फिर ट्रिगर पर उंगली रख दी। छतरी, शादी या मौत, विधा क्या चुनेगी? रिशान ने ट्रिगर प्रेस करना ही चाहा कि तभी उसका फोन घंघनाया। उसने अपना सिर झटका और फोन उठाया। कृषा घबराई सी उसे ही देख रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। होंठ मारे घबराहट के सफेद पड़ गए थे। हाँ बोल, रिशान ने कहा, पर उसकी निगाहें लगातार कृषा पर ही ठहरी हुई थी। भाई, वो विधा कपूर है, कोई कृषा नहीं। अरे उसी कपूर की बेटी। जरूर उस कपूर ने हमें फंसाने को उसे भेजा था। दूसरी तरफ से दिशांत हकबकाया सा बोला। रिशान बस हैरानी से कृषा को घूर रहा था। तू टेंशन न ले, अब उसकी गर्दन मेरे हाथ में है। वो बस फड़फड़ाएगा, पर अफसोस, बेचारा कुछ कर नहीं सकता। रिशान ने ठंडे लहजे में कहा और फोन जेब में रख लिया। उसने दोबारा गन कृषा पर पॉइंट की और बोला, देखो तुम मरना नहीं चाहती तो क्यों न हम एक डील करते हैं। बोलो, क्या? कैसी डील? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसने कहा और रिशान को अनिश्चितता से घूरने लगी। शादी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी विधा कपूर, रिशान ने नफरत से कहा और विधा चिहुन उठी। शादी? क्या इस तरह उसके सारे अरमान चकनाचूर हो जाएंगे? क्या एक हैवान से वो शादी कर जिंदा रह पाएगी? अरे, वो ये क्यों सोच रही है? उसे जिंदा रहना होगा उन बच्चों और महिलाओं के लिए जिन्हें उसकी सख्त जरूरत है। वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में क्यों सोच रही है? विधा कब से खुद के तर्कों पर जूझ रही थी। क्या यही था उसकी खुशियों का अंत? मेरा एक पल भी मैं तुम पर जाया नहीं कर सकता, रिशान बेरुखी से बोला। शादी? ओके, पर मेरे डैड और भाई को तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे? वो कह ही रही थी जब रिशान बोल पड़ा, तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम्हें तो अपनी फैमिली को सरप्राइज देना है। सरप्राइज? वो तल्ख लहजे में बोला तो विधा उसे अनिश्चितता से घूरने लगी। रिशान ने बेहद नफरत से उसकी तरफ देखा और विधा हड़बड़ा कर बोली, मुझे मंजूर है। रिशान ने गन नीचे की और विधा का हाथ पकड़कर वापस लौटने लगा। विधा ठगी सी बस उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें छलछला उठी, जबड़े भिंचे, पर रिशान के लिए उसके दिल में पनपी नफरत और बढ़ गई। मुंबई, दूर तक नजर आती गाड़ियों की कतारें और बीच से टकराता संदर का शोर मुंबई की फिजाओं में अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। वो दोनों फर्द चुपचाप कार में बैठे इन्हीं व्यस्त सड़कों को नाप रहे थे। विधा मायूसी और लाचारी से बाहर सड़कों को देख रही थी, जबकि रिशान कार ड्राइव कर रहा था। कितना हास्यास्पद लग रहा था उसे अपने साथ ही सब घटित होना। कहाँ वो महिलाओं के अधिकारों और उनके हक के लिए आड़ी तिरछी गलियों की खाक छानती थी और कहाँ आज वो खुद इतनी बेबस है। उसका दिल कचोट उठा। अभी 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि उनकी कार रुकी। गेट कीपर ने झट से गेट खोला और कार अंदर आई। वो बेहद बृहद आधुनिकता से परिपूर्ण विला था। विधा ने ध्यान दिया कि गेट पर किसी का नाम दर्ज था, नीरज सिंघल, सब विला। वो बुरी तरह चिहुन उठी। उसने रिशान की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, पर रिशान ने कार रोकी और नीचे उतर गया। तभी दिशांत और सोम वहां पहुंचे। रिशान ने गेट खोला और विधा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिया। मैं इंसान हूं, कम से कम इतना तो समझते हो, विधा बुरी तरह झुंझलाई। रिशान बेपरवाही से उसका हाथ खींचता हुआ स्टेयर्स के सहारे अपने कमरे में आया।
बेहद साफ और तरतीब से व्यवस्थित उसका कमरा। विधा को बैग की तरफ धकाया और बोला, वॉशरूम वो रहा और तुम्हारे कपड़े भिजवा दूंगा। और हाँ, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा कमरा है, कोई गलती से भी इधर कदम नहीं रखता। कहकर वो कमरे से बाहर निकला और बाहर से गेट लॉक कर दिया। विधा ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और चीख पड़ी, तुम हैवान हो। हैवान? पर रिशान जा चुका था। विधा ने अपनी आंखें पोंछी और एक नज़र कमरे पर डाली। पूरा स्याह रंग में लिपटा हुआ, पर बेहद आकर्षक। वो बुदबुदाई, बिल्कुल इसका ले रंग सा ही इसका दिल भी है। नहीं नहीं, काला दिल नहीं बल्कि काला पत्थर। दिल कहाँ होता है डेविल के? वो गौर से हर चीज देखने लगी। तभी उसे नजर आया बाहर बालकनी की तरफ खुलती वो आदमकद खिड़की। वो भागकर उस ओर आए और उसे खोलना ही चाहा, पर वो भी लॉक्ड थी। विधा को बेहद कोफ्त मची। थक हार कर वो बेड पर बैठ गई। तभी फिर दरवाज़ा खुला। जैसा कि उसने तवज्जो किया था, वो रिशान ही था। उसके हाथ में खाने की प्लेट और एक बैग था। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर बेहोश होने का नाटक करना चाहती हो तो फ्लॉप है। बीमार होने पर भी डॉक्टर घर आएगा। आराम से खा लो और ये रहे तुम्हारे कुछ कपड़े। कहकर रिशान ने सेंटर टेबल पर सारा सामान रखा और उसे देखने लगा। विधा की आंखें गीली हो गईं। क्या सच में तुम्हारे पास दिल नहीं है? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितना परेशान होगी? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? किस बात की सज़ा दे रहे हो? देखो, मैं उस वाक़े के बारे में पुलिस तो क्या किसी से भी नहीं कहूँगी। किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने वहाँ क्या देखा था। पर प्लीज़ मुझे जाने दो। हम एक जैसे नहीं हैं। मौत से भी बदतर जिंदगी बन जाएगी हमारी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। विधा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे जो कुछ भी सूझा वो सब कुछ एक सांस में कहा गई। उसकी आंखें लगातार बह रही थी। यही बदतर जिंदगी ही तो तुम्हें देनी है। कतरा कतरा मरना है तुम्हें। कहकर वो बाहर निकल गया। उसका लहजा मौत सा ठंडा था। विधा कल्प कर चीख उठी, तुम्हें भी ऐसे ही मरना होगा। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी मौत बन जाएगी जिसे तुम पल पल महसूस करोगे। वो चीखते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका सिर झुक गया और वो जार जार रोने लगी। अजीब खेल खेल रही थी जिंदगी उसके साथ। रिशान नीचे पहुंचा तो दिशांत और सोम अनिश्चितता से उसे ही देख रहे थे। तुम किसी पंडित का इंतजाम करो, जल्दी, रिशान ने सोम की तरफ देखकर कहा और सोम तुरंत वहां से निकल गया। ये सब क्या चल रहा है ऋषु? तू उस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आया है? बता, अगर उस कपूर को भनक तक भी लग गई तो हम सब फंसेंगे। वो उसकी बेटी है। दिशांत नाराजगी और फिक्र में बोला। उसी का इंतजाम तो कर रहा हूँ। वो कपूर कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर, लड़कियां पहुंच गईं। रिशान ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ पहुंच गईं, पर अब क्या करने वाला है तू? दिशांत ने एकाएक पूछा। शादी, वो आराम से बोला। ये सुनकर हैरानी से दिशांत का जबड़ा लटक गया। तभी ठीक उनके सामने कार आकर रुकी। उसमें से बाहर निकले नीरज सिंघल। वो तुरंत गार्डन की तरफ बढ़े और उनके पीछे रिशान भी चला गया। दिशांत गुस्से में उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। कैसे हो रिशान, आराम से पहुंच गए न? नीरज ने सोफे पर पसरते हुए कहा। वो बड़े ही रौबदार शख्सियत के धनी थे। हाँ पहुंच गया, रिशान ने गंभीरता से कहा। और उस लड़की का क्या हुआ? नीरज ने फिर पूछा। बस शाम तक शादी हो जाएगी, फिर कपूर क्या कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। वो बोला। ये बढ़िया है, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी इंतजाम कर लिया है। बस दोनों की शादी एक बार हो जाए फिर उस कपूर की औकात दिखाता हूँ। नीरज ने चिढ़कर कहा। जी अंकल, उसने धीरे से कहा, इसलिए तुम मेरे इतने अजीज हो क्योंकि तुम्हारा हर फैसला मुझे तुम पर नाज करने को मजबूर करता है। वो गर्व और खुशी से बोले, पर रिशान के चेहरे पर ऐसे कोई भी भाव नहीं थे। वो बिल्कुल शांत था। एनजीओ में निशान और वीना दोनों घबराहट में इधर उधर टहल रहे थे। कितनी बार विवेन का फोन आ चुका था और कितनी ही बार वो दोनों उन्हें टाल चुके थे। तभी विवेन एनजीओ में आ पहुंचा। तुम दोनों ने झूठ क्यों कहा मुझसे? विधा पूरे 4 दिन से लापता है, विवेन ने गुस्से में भड़कते हुए कहा तो दोनों की सांसें थम सी गईं। भाई, वो विधा एक मिशन पर थी। अकेली नहीं थी, हमारे 4 और कलीग्स उसके साथ थे, पर उनमें से अब तक कोई नहीं लौटा। वीना ने डरते हुए कहा। असम पुलिस की कॉल आई थी। उन्हें विधा का फोन टूटा हुआ मिला और रिपेयरिंग के बाद मुझसे कांटेक्ट हुआ। तुम्हारे 4 कलीग्स भी उनके साथ मुंबई पहुंच रहे हैं, बस विधा ही लापता है।
पता भी है कि तुम्हारी लापरवाही विधा के जान पर कितनी भारी पड़ सकती है। से समथिंग इडियट, समाज सेवा का भूत चढ़ा है। विवेन गुस्से में उन दोनों पर ही फट पड़ा। ओह सॉरी भाई, हमें विधा ने ही मना किया था आपको बताने से। इस बार निशान ने अपराध बोध से कहा। अब तक मुझे बताया होता तो शायद कुछ और कर पाता। खैर, तुम दोनों अपना फोन ऑन रखना, शायद वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, समझे? विवेन ने कुढ़ते हुए कहा तो दोनों ने अपना सिर हिला दिया। ये लड़की कौन है? रिशान पहले तो कभी ऐसी किसी लड़की को घर नहीं लेकर आया। नीरज सिंघल की वाइफ रीना ने दिशांत से पूछा। जाहिर था कि दरवाजों पर थूक पीट से विला का हर फर्द वाकिफ हो गया था। वो विधा कपूर, रिशान उससे शादी करने वाला है, दिशांत ने बुझे स्वर में कहा तो रीना चौंक उठी। क्या रिशान ने शादी करने का फैसला कर लिया है? फिर उसने विधा को बंद क्यों किया है? वो हैरानी से बोली। क्योंकि ये शादी जबरदस्ती हो रही है, दिशांत ने दांत पीसते हुए कहा। रीना चौंक उठी। नीरज ने ही रिशान को सुझाया होगा, पर वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। शायद उसे उस लड़की से प्यार। कहते कहते वो चुप हो गई। प्यार और रिशान दोनों का रास्ता ही बिल्कुल अलहदा है आंटी। ये सब तो उस कपूर को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। सब मेरी ही गलती है। न मैंने उसकी आईडी चेक करने को अंकल के पास भेजी होती, नहीं ये पता चलता कि वो कपूर की बेटी है। ये सब अंकल का ही प्लान है। विधा ने तो अपनी पहचान भी कृषा के रूप में छुपा रखी थी, पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो इस फसाद में फंस गई। दिशांत को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। रीना ने पल भर कुछ सोचा और बोली, तुम्हारे पास चाबी तो होगी ना उसके कमरे की? दिशांत ने असमंजस में अपना सिर हिलाया और उनकी तरफ देखने लगा। रिशान कहीं गया हुआ था। विधा कमरे की हर चीज तोड़फोड़ रही थी जब उसके कमरे का दरवाजा खुला। इस बार रीना अंदर आई। रीना को यहाँ देख विधा भागकर उनके पास आ गई। आंटी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, आपके बेटे ने मुझे जबरदस्ती यहाँ कैद किया है। मेरे घरवाले परेशान हो रहे होंगे, वो तो मुझसे जबरदस्ती शादी भी करने वाला है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। विधा उनका हाथ पकड़कर रो पड़ी। रीना ने उसके गालों को प्यार से छुआ। रिशु इतना बुरा नहीं है बेटा, वो बस खुद से लड़ रहा है, पर मैं तुम्हें इस विला में कैद नहीं होने दूंगी। डोंट वरी, रीना ने कहा तो विधान ने राहत की सांस ली। और तभी दिशांत अंदर आया। मैं आपको यहाँ से सेफली निकाल लूंगा, सब मेरी गलती है तो सुधारूंगा मैं ही, दिशांत ने पछतावे से कहा तो विधा ने बड़ी उम्मीद से उसे देखा। दिशांत जानता था कि वो क्या कर रहा है, पर रिशान के एक गलत फैसले के कारण वो विधा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। कमरा पहले की तरह ही लॉक कर दिया गया। कास्ट्यूम डिजाइनर भी आ पहुंचे थे विधा और रिशान के शादी के जोड़े के लिए। रीना ने उनके बीच में ही विधा को भी एक हेल्पिंग वर्कर की तरह छुपा दिया। दिशांत बाहर चौकसी कर रहा था। रिशान यहाँ नहीं था, ये सबसे बड़ी राहत थी। वो ध्यान से दिशांत को देखकर बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम बिल्कुल अलग हो उस हैवान से, ये सब छोड़ दो। वो बस थोड़ा रूड है पर हैवान नहीं है। अपने भाई को धोखा दे रहा हूँ और इसके बदले में मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। दिशांत बहुत आत्मीयता से बोला। क्या? बताओ। विधा भी अब सहज महसूस कर रही थी। इसके बारे में पुलिस को कुछ मत बताना, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोला तो विधा ने महसूस किया कि दिशांत रिशान के लिए कितना फिक्रमंद है। दिशांत का कद उसकी नज़र में बहुत ऊपर उठ गया। उसने एक गहरी सांस खींची और बाहर निकल गई। आगे दिशांत भी था तो गार्ड्स ने कोई भी पूछताछ नहीं की। गेट खुला तो विधा ने एक बार दिशांत की तरफ थैंक्स की नियत से देखा और बाहर निकल गई। ऐसा लगा जैसे उसने अब खुली सांस ली थी। वो खुद को बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या जुड़ पाएंगे विधा और रिशान के मन के तार? आगे कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए। क्रमशः चौफोर अब क्या करेगी विधा? विधा ने हील्स पहनी थी तो उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। वो गेट से कम 10-12 फीट की दूरी पर आ गई थी। उसने अपनी हील्स निकाली और बेतहाशा भागने लगी। पैर में कंकड़ चुभने से वो गिर पड़ी। आह! हल्की सिसकारी उसके मुंह से निकल गई। उसने झट से खुद को समेटा और फिर भागी नंगे पांव। तभी उसे कुछ नजर आया। वो झट से आगे पहुंची। वो एक टैक्सी थी। वो हील्स टैक्सी में फेंककर बैठते हुए जल्दी से बोली, भैया प्लीज जल्दी चलिए। वो बुरी तरह हौंफ रही थी। रिशान की नज़रों से बचने को वो अपने चारों तरफ भी हड़बड़ाहट में देख रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की।
आप पानी पी लीजिए, बहुत घबराए हुई हैं आप। टैक्सी ड्राइवर ने पानी की बोतल उसे थमाई। विधा ने शुक्रिया कहा और आधी बोतल खाली कर दी। वो सिंघल विला से कुछ दूर आ गए थे। अचानक ही उसे कुछ ख्याल आया। आप 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे सकते हैं? एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, वो बदहवासी में बोल रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने उसे फ़ोन थमाया ही था कि फ़ोन एकाएक घंघनाया। वो चौंक गई। आपकी कॉल आ रही है, उसने ड्राइवर को फ़ोन थमाते हुए कहा। आपकी ही है, वो ड्राइवर अजीब तरीके से बोला कि विधा चिहुन उठी। उसने नंबर पे गौर किया तो वो कोई अननोन नंबर था। हेलो, वो अपनी आवाज़ को संयमित करते हुए बोली। ऐसा कोई कोना नहीं जहां मैं तुम्हें ढूंढ न सकूं। अब चुपचाप टैक्सी ड्राइवर को वापस विला लौटने को कहो। वो आवाज़ रिशान की थी। विधा बुरी तरह चौंक पड़ी। उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। तू माँ कहाँ हो? मैं अब तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हूँ, समझे? मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश भी मत करना। उसने बमुश्किल अपने डर और घबराहट पर काबू पाया और बोली। उसके माथे से पसीना छलकने लगा था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाए और फ़ोन ड्राइवर को पकड़ा दिया। तभी ड्राइवर ने कुछ कहा। मैडम, आपके पति आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर तो विधा का पारा चढ़ गया। वो हैवान मेरा पति नहीं है, समझे? मुझे कोई बात नहीं करनी, विधा कह ही रही थी जब ड्राइवर ने फ़ोन की स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। क्या था वो? उसने अपनी कांपती उंगलियों से फ़ोन झट से छीना और गौर से देखने लगी। वो एक सड़क से लगकर खड़ी गाड़ी के पास 4-6 पुलिस वाले और वही एनजीओ के 4 वर्कर खड़े थे। उनके बगल ही खड़ा था विवेन। वो परेशान सा पुलिस से कुछ बात कर रहा था। ठीक उसके सामने ही एक 10 मंजिला इमारत की छोटी खिड़की से एक शार्प शूटर विवेन पर निशान लगाए कभी भी ट्रिगर दबाने ही वाला था। विधा हदस कर ये सब देख रही थी। उसने झट से उसी नंबर पर दोबारा डायल किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं लौट रही हूँ। वो अपने जबड़े भींचे दर्द में रो पड़ी। एक एक शब्द बमुश्किल उसके गले से अटक कर निकल रहा था। गुड, मैं गेट पर अपनी होने वाली बीवी का इंतजार कर रहा हूँ, रिशान ने मक्कारी से कहा और हल्का सा मुस्कुरा उठा। विधा ने फ़ोन उठाकर फेंक दिया। उसने सीट को भींच लिया और अपने जबड़े कसते हुए सिसक पड़ी। कितनी असह्य तकलीफ उसे ठीक इस वक्त हो रही थी। वो बुरी तरह फंस गई थी रिशान नाम के इस भावर जाल में। वो धीरे से फुसफुसाए और टैक्सी वापस सिंघल विला को चल पड़ी। इस पर विधा ने सोचा कि इससे बेहतर तो मौत होती, पर नहीं, जिंदगी जीने के लिए हर चुनौती का सामना करने का जज्बा होना चाहिए। वो कतई हारेगी नहीं बल्कि जीतेगी। उसने खुद को संभाला और अपने आंसुओं पोंछे। विधा ने सामने देखा तो रिशान कार के बाहर खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। टैक्सी रुकी। वो झट से उतरी और सीधे रिशान की शर्ट पकड़ ली। तुम समझते क्या हो खुद को? मैंने सोचा था कि शायद तुम में थोड़ा इमोशन होगा, पत्थर दिल ही सही, पर कुछ दया भाव और इंसानियत बाकी होगी, पर तुम शैतान हो, निर्मम हत्यारे हो। मुझे घिन आती है तुम जैसे शख्स के साथ सांस लेने में भी। अपने माँ बाप को शर्मिंदा कर रहे हो तुम। वो गुस्से और दर्द में फट पड़ी। रिशान अपने जबड़े भींचे उसे देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से विधा के बाजुओं को जकड़ा और फिर अपनी तरफ खींच लिया। मैं कातिल हूँ और पत्थर दिल भी, पर इसका एहसास तुम्हें मैं हर पल कराऊंगा। तुम कोसोगी खुद को कि तुमने इस शादी से बेहतर मौत चुनी होती। वादा रहा अगर तुम्हारी जिंदगी नर्क न बनाई तो। रिशान की आंखें गुस्से में धधक उठीं। उसने विधा के जबड़े को कसकर पकड़कर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर कहा। विधा नफरत से उसे घूरती रही। दोनों एक दूसरे की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत ही देख रहे थे। साहब, वो मैडम ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा तो विधा उसे दूर हुई, पर रिशान ने उसे पकड़कर फिर अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी आंखों में घूरता हुआ अपने जेब से कुछ रुपए निकालकर उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा दिए। पर साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। वो कह ही रहा था कि रिशान ने हाथ से जाने का इशारा किया और विधा का हाथ कसकर पकड़ते हुए अंदर आ गया। धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी। इस वाक़े के बाद दोनों के मन में एक दूसरे के लिए उपजी नफरत बेपनाह हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? विवेन परेशान सा इंस्पेक्टर से पूछ रहा था। उन चारों से पूछताछ जारी है मिस्टर कपूर, आप सब्र रखिए, जल्द ही विधा का पता चल जाएगा। डैड को भी पता चल गया है, वो बस पहुंच रहे होंगे। जाने कैसी होगी विधा, सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ। विवेन घबराहट में बोले जा रहा था।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आप में से किसने ये काम किया? रिशान ने दांत पीसते हुए रीना, दिशांत, सोम और बाकी डिजाइनर को देखकर बोला। मैंने किया। बेटा, अपनी निजी खुंदक निकालने के लिए ये ठीक नहीं है, रीना ने कहा तो रिशान उन्हें देखने लगा। आइंदा से मेरे कमरे में कोई नहीं जाएगा आंटी। मतलब कोई भी नहीं, वो कड़वाहट से बोला और दिशांत से अपने रूम की चाबी ले ली। जल्दी तैयार करके विधा को नीचे लाओ, मुझे अब और देर नहीं करनी, कहकर रिशान नीचे चला गया। विधा गुस्से में उसे जाता देख रही थी। डिजाइनर उसे लहंगा चुनने को कहने लगी और गुस्से में उसने सब इधर उधर फेंक दिया। रीना ने उसे संभाला और एक लहंगा उसके खातिर चुना। विधा के जबड़ों पर रिशान की उंगलियों के निशान उभर आए थे तो न चाहते हुए भी उसे मेकअप का सहारा लेना पड़ा। रिशान नीचे गार्डन में किसी से फोन से बात कर रहा था। जैसे ही कॉल खत्म कर लो पीछे पलटा तो दिशांत उसे गुस्से में घूर रहा था। रिशान बेपरवाही से सिर झटकते हुए बोला, तेरे सवालों के लिए न वक्त है मेरे पास और न ही जवाब, अभी चुपचाप अंदर चल, कहकर वो आगे बढ़ा पर दिशांत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये शादी है और क्या तू इसे निभा पाएगा? तू उसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ रहा है? दिशांत गुस्से में बिफर पड़ा। उसे अपनी हैवानियत की हद दिखाऊंगा, रिशान ने हर शब्द चबाते हुए कहा। तू बाद में पछताएगा। अगर तू उससे प्यार करता फिर शादी करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब है तू दिल से नहीं दिमाग से खेल रहा है। दिशांत ने उसे आखिरी दफा समझाने की कोशिश की। अभी तो मैंने तुझसे ये भी नहीं पूछा कि तूने उसे यहाँ से भगाने में मदद क्यों की। मैं जानता था कि तू ये जरूर करेगा और मैं पहले ही तैयार था। मैंने तुझे मौका दिया और देख वो फिर यही आ गई है। ये रहमदिली छोड़ दे, कहकर रिशान ने उसका कंधा थपथपाया और अंदर चला गया। उसे भी वेडिंग सूट पहनना था। अंदर हॉल को ही कुछ सफ़ेद फूलों और लाइट से डेकोरेट किया गया था। बीच में ही एक मंडप तैयार हुआ था जो कि सफ़ेद फूलों से लबरेज था। रिशान ने ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था। वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। एक पंडित और मैरिज ब्यूरो से रजिस्ट्रार आ चुके थे। सोम, दिशांत, नीरज सिंघल की बड़ी बेटी नेहा और छोटी बेटी पूर्वी भी मौजूद थे। रीना, नीरज और नेहा का पति अंकुश भी बैठे हुए थे। इनके अलावा बस घर के ही हेल्पिंग स्टाफ मौजूद थे। घड़ी देखकर नीरज बोले, जाओ रीना, दुल्हन को लेकर आओ। आप रहने दीजिए आंटी, पूजा तुम जाओ लेकर आओ। रिशान ने जानबूझकर रीना को मना किया और घर की एक फीमेल हेल्पिंग वर्कर को जाने का आदेश दिया। पूजा तुरंत ऊपर गई। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से हड़बड़ाकर लौटी। रिशान भाई, वो आने से मना कर रही हैं, पूजा ने कहा तो रिशान ने गुस्से में अपनी आंखें भींच लीं। वो तेज कदमों से ऊपर की तरफ गया। जब आज शादी होनी ही है तो फिर इसका क्या मतलब? चलो आ जाओ, नीचे सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, रिशान ने दरवाज़ा खोलकर बड़ी ही शालीनता से कहा। विधा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थीं। उसने लाल लहंगे की जगह झक सफ़ेद पोशाक चुनी थी। बिल्कुल हल्का मेकअप, पूरा सफ़ेद लिबास और आंखों में बिल्कुल सफ़ेदी ओढ़े वो दुल्हन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, वो घृणा से बोली। रिशान ने अपना सिर झटका और उसका हाथ पकड़ लिया। चुपचाप नीचे चलो वरना अंजाम से वाकिफ हो तुम, वो सीधी तरह धमकी भरे लहजे में बोला और आगे बढ़ा पर विधा ने गुस्से में उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वो दीवार से जा लगा। अगले ही पल उसने विधा की कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ तेजी से खींचा कि वो सीधे उसके गले जा लगी। चुपचाप चलो, समझी? एहसान तुम नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं तुम पर, वो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर हर शब्द चबाते हुए गुस्से में बोला और उसका हाथ थामे नीचे पहुंच गया। सारी डेकोरेशन देखकर विधा का मन कड़वाहट से भर गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दोनों नीचे पहुंचे और मंडप में बैठ गए। पंडित ने जरूरी मंत्रोच्चार शुरू किया। विधा ने सफेद कपड़े क्यों पहने? अरे शादी में तो लाल ही शुभ होता है, नेहा फुसफुसाए। उसे पसंद है, रंगों से प्यार थोड़े कम होता है, रीना मुस्कुराकर बोली और दोनों को देखने लगी। नीरज ने किसी को मैसेज किया और शादी देखने लगे। दिशांत गुस्से में रिशान को घूर रहा था। फेरे, सिंदूरदान, जयमाल लगभग सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। कन्यादान रीना ने किया था। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे थे। विधा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। फाइनली दोनों की शादी हो चुकी थी। कांग्रेचुलेशन बच्चों, अब एक शानदार रिसेप्शन होगा जिसमें हर कोई इनवाइट होगा, कपूर खानदान भी।
नीरद ने दोनों को बधाई देते हुए खुशी से कहा, आप जैसे इंसान ही लोगों को जोंक बनकर चूसते रहते हैं। एनजीओ में सबसे पहले आप फंड डोनेट करते हैं और जुर्म में भी सबसे पहले आपका ही नाम है। एक दिन मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगी और आपको जेल की सलाखों में जरूर भेजूंगी मिस्टर नीरद। विधा कड़वाहट और नफरत से नीरद की तरफ देखकर बोली। नीरद हंस पड़े। पसंद आए मेरी बहू की अक्ल। तुम बिल्कुल रिशान के लिए सही हो। वो अब भी बिल्कुल सहज थे। विधा का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। रीना ने प्यार से विधा के सिर पर हाथ फेरा। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटा। विधा की आंखें फिर छलछला उठीं। वो कहाँ आकर फंस गई थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो रिशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। विधा बुरी तरह खींच पर उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो इतने दिनों की थकान इन 2 पलों में और बोझिल होकर उसे सता रही थी। वो दोनों सीढ़ियों पर अभी 2 कदम ही चढ़े थे कि तभी विला का गेट खुला। ये रहा वो रिशान रायचंद। अरेस्ट हिम इंस्पेक्टर। मेरी बहन को इसने ही किडनैप किया और जबरदस्ती शादी भी कर ली। विवेन ने गुस्से में रिशान को घूरते हुए कहा तो वो दोनों भी एकाएक पलट गए। विधा हैरानी से विवेन को देखने लगी। भाई, वो धीरे से फुसफुसाए। नीरद मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब सदमे में थे कि आगे जाने क्या होने वाला था। विधा ने अपनी लरचती नजरों से रिशान की तरफ देखा। रिशान ने एक बार खाली नजरें उस पर डाली और उसका हाथ कसकर भींच लिया। विधा, तुम ठीक तो हो, कहकर विवेन ने विधा को गले से लगा लिया। विधा की आंखें भरभरा कर बह चलीं। कितना सुकून महसूस कर रही थी वो, पर क्या सब इतना आसान था। मैं ठीक हूँ भाई, पर आप यहाँ कैसे? वो जबरन शब्द खींचते हुए बोली। आंसुओं और दर्द के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसका मन हुआ कि वो सब कुछ बताकर इस कैद से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। तुम बताओ बस, इस रिशान और नीरद को जेल में न पटका तो मेरा नाम भी विवेन कपूर नहीं। वो गुस्से में कलपता हुआ बोला। विधा ठकराई सी उसे देख रही थी और सब उसे। विवेन की मुट्ठियां भींची हुई थीं। क्या विधा सब सच बता देगी? क्या रिशान और नीरद जेल जाएंगे? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। क्रमशः च5 विधा के जवाब। पूरा माहौल एकाएक शांत हो गया था। सबकी सांसें पल भर को थम सी गई थीं। विवेन ने एक नज़र उन सब पर डाली और नफरत से बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है विधा। तुम बस सच बताओ कि रिशान और नीरद ने तुम्हें जबरदस्ती किडनैप कर शादी के लिए फोर्स किया। बाकी का काम तो पुलिस करेगी। विधा चुपचाप सबको घूर रही थी। वो यही तो चाहती थी कि उसका भाई उस तक पहुंचे और वो यहाँ से आज़ाद हो सके, पर अब जब वो होप उसके सामने है फिर हिचकिचा क्यों रही थी। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। विवेन ने उसे झकझोरा तो वह जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। रिशान ने मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की, बल्कि ये हम दोनों की मर्जी से हुई है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, विधा ने कहा और सब चौंक पड़े। खुद रिशान भी हैरानी से उसे देखने लगा। विवेन गुस्से चीखा, शट अप, तुम उससे डर क्यों रही हो? मैं हूं न से द ट्रूथ। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि विधा की बात सबको हजम ही नहीं हुई थी। वो साफ झूठ बोल रही थी। दिशांत तुरंत समझ गया कि जरूर विधा किसी दबाव में आकर ये सब कह रही थी। विधा ने अपने भाई की तरफ लाचारी से देखा। प्लीज भाई, एक्सेप्ट इट। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए शादी की। विधा ने खुद को संयमित करते हुए कहा और अजीब नजरों से रिशान को देखा जो उसे ही देख रहा था। शादी? अब और झूठ मत बोलो विधा। अगर तुम इस रिशान से प्यार करती थी तो फिर अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हें इस तरह चोरी छिपे शादी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बोलो, है कोई जवाब? विवेन ने गुस्से में पूछा। वो बमुश्किल अपना गुस्सा काबू में कर रहा था, क्योंकि आप और डैड कभी भी इस शादी की इजाजत ही नहीं देते। जैसे आज मेरी शादी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रिशान तो डैड और आपसे बात भी करने वाला था, पर मैंने ही उसे मना किया। कपूर और सिंघल की नफरत किसी से छुपी नहीं है भाई, विधा ने सख्ती से कहा तो विवेन के साथ हर कोई निरुत्तर हो गया। विधा हर सवाल का बेहद संतुष्टि भरा जवाब दे रही थी। सच भी था कि कपूर और सिंघल एक दूसरे की राइवल कंपनियां थीं। विवेन को फिर भी लग रहा था कि विधा दबाव में आकर बोल रही थी। वो उसका चेहरा थामकर बेहद प्यार से बोला, रिशान ने तुझे धमकी दी है। देख, किसी को कुछ नहीं होगा विधा, बस तू सच बता दे। मैं जानता हूँ इनकी फितरत की ये बदला लेने को किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वैसे भी तुम्हारा बैग और फोन हमें असम में गिरा मिला था, तो मतलब कि तू किसी मुसीबत में थी।
विवेक ने इतनी आत्मीयता से कहा था कि विधा का मन हुआ वो उससे लिपटकर सब कुछ सच बता दे, जैसे हर बार करती थी। पर उसने कातर निगाहों से रिशान की तरफ देखा। मेरा बैग चोरी हो गया था भाई, और वैसे भी मेरे साथ 4 और लोग भी तो असम गए थे ना। हम एनजीओ के लिए गए थे और हमारा काम भी तो खत्म हो चुका था, पर वहाँ मुझे रिशान मिल गया और फिर मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है। हम दोनों वहाँ से चले आए, विधा ने सपाट लहजे में कहा। विवेक बुरी तरह झुंझला गया था। वो सच जानता था कि रिशान ने ही उसे फोर्स किया है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ओके देन, तुम दोनों से ही कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि मैं मेरी बहन को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। विवेक ने पीछे हटते हुए कहा। भाई प्लीज ऐसा मत करिए, हमने शादी अपने मर्जी से की है और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, विधा ने कहा तो अनायास ही रिशान की नजरें उस पर ठहर गईं। 1 मिनट, विधा कब से एक्सप्लेन कर रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। आप किस बेसिस पर मुझे अरेस्ट करने आए हैं? देखिए, बेहतर होगा कि आप यहाँ से तुरंत चले जाएं, वरना मजबूरन मुझे अपने वकील को बुलाना पड़ेगा। रिशान की सख्त आवाज गूंजी तो सब उसकी तरफ देखने लगे। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, बट हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपकी बहन के मन मुताबिक ही हुआ है, तो कहकर इंस्पेक्टर चुप हो गया। विवेक ठगा सा महसूस कर रहा था। तभी मिस्टर वेद कपूर वहां आ पहुंचे। चलो विधा, तुम्हें तो इस गुस्ताखी का खामियाजा भुगतना होगा। सिंघल खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी वेद कपूर नहीं, कहकर वेद ने विधा का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगे, पर अचानक ही रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो रिशान ने विधा का हाथ थाम रखा था और विधा रुक गई थी। रिशान आगे बढ़ा और वेद के हाथों से विधा का हाथ छुड़ा लिया। वो हल्के से मुस्कुराया। एक दिन तो बेटी को विदा करना ही पड़ता है कपूर साहब, और अब तो विधा मेरी बीवी है। मेरी इजाजत के बिना आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। बहुत प्यार जो करता हूँ उससे, वो अजीब लहजे में बोला और वेद विधा की तरफ देखने लगे। विधा ने नजरें झुका लीं। नीरद ये सब देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। डैड चलिए यहाँ से, याद रखना मैं अपनी बहन लेकर जरूर जाऊंगा यहाँ से, कहकर विवेक ने रिशान को घूरा। पुलिस बाहर निकल गई। विवेक और वेद भी दरवाजे तक पहुंचे थे। रिशान दरवाजे तक आया था। वो धीरे से फुसफुसाया, वो भी दूसरों की बहन बेटियां थीं जिन्हें बेचने के लिए तुम विदेश भेज रहे थे। थोड़ा दर्द और बद्दुआ तो तुम्हारे दामन में भी आएगी ही न, उसने कहा और मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। दोनों ने जहरबुझी नजरों से उसे घूरा और पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इन्हें पता कैसे चला? किसने बताया? रिशान वापस लौटा तो घर के सभी सदस्यों को देखकर पूछ पड़ा। मैंने, ये मजा ही अलग था। कपूर ने बड़ी गीदड़प की दी थी, पर अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नीरद ने मुस्कुराकर कहा। गलत किया अंकल आपने। खैर, ये सारी डेकोरेशन यहाँ से हटा लो। आंटी आप खासतौर से मेरे कमरे से दूर रहेंगी, रिशान ने संजीदगी से कहा। विधा पथराई सी खड़ी दरवाजे को घूर रही थी। रिशान ने विधा का हाथ थामा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें बहती जा रही थीं। रिशान कमरे में आया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुमने बहुत अच्छे से सब हैंडल कर लिया, तुम आराम कर लो अब। वो थोड़ी नरमी से बोला। विधा ने नफरत और अपनी आंसुओं से लबालब आंखों से उसे घूरा। तुम सच में एक हैवान हो, मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखना एक दिन तुम्हें इन सब की सजा मिलेगी। आई हेट यू ... आई हेट यू डेविल। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो रिशान के सीने पर मुक्के से लगातार प्रहार कर रही थी। रिशान के जबड़े भिंच गए थे। विधा ने मंगलसूत्र खींचकर तोड़ दिया। सारी काली मोतियां रिशान के पैरों के आसपास बिखर गईं। उसने अपने हाथ से सिंदूर पोंछा और गुस्से में बोली, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा ये सियाह सच और रंगत एक दिन अपनी इसी सफेदी में खाक कर दूंगी। हमारा कोई मेल कभी नहीं हो सकता रिशान रायचंद। तुम सियाह हो और मैं सफेद। तुम्हें बुराइयां पसंद हैं और मुझे उनका अस्तित्व मिटाना पसंद है। रिशान ने उसकी दोनों कलाइयां कसकर पकड़ लीं और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मिट जाओगी क्योंकि अंधेरा सब कुछ खा लेता है, बस मैं बचूंगा सियाह। वो बेहद संजीदगी से बोला और विधा को पीछे झटक दिया। नीचे बिखरी मोतियों और लॉकेट पर पैर रखकर वो बाहर निकल गया। उसने हमेशा की तरह कमरा बाहर से लॉक किया और सीढ़ियों से नीचे उतरा तो सब अभी भी नीचे ही खड़े उसे घूर रहे थे। वो जाते हुए बोला, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी उधर नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं, कहकर वो बाहर निकल गया।
जाने दो, तुम सब अपना काम करो। रिशान को पता है कि उसे क्या करना है, नीरज ने कहा और वो अपने कमरे में चले गए। रीना ने सबको अपने अपने कमरे में जाने का इशारा किया और खुद पूजा के साथ किचन की तरफ चली गई। मैडम, आप रिशान भाई का कितना ख्याल करती हैं, पर वो हमेशा आपका दिल दुखा देते हैं। पूजा 25 साल की बेहद शालीन युवती थी। उसने पूछा तो रीना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बच्चे हट करे या जिद करे तो क्या माँ उन्हें प्यार करना छोड़ देती है? मेरे लिए नेहा, पूर्वी, दिशांत और रिशान एक जैसे ही हैं। सालों पहले जब नीरज उन दोनों को घर लेकर आए थे तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश थी। कितना कुछ सहा है उसने, बस उसी वजह से वो इस तरह हो गया है, रीना ने कहा तो पूजा सम्मान से उन्हें देखने लगी। रिशान भाई जाहिर नहीं करते पर वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन जब पूर्वी मैम अकेली थी घर पर तो वो पूरे दिन विला में ही रहे। गार्डन में बैठे अपना काम करते रहे पर जाहिर नहीं होने देते। पूजा वो वाकया याद करते हुए बोली। रीना मुस्कुरा उठी। ये सब डाइनिंग टेबल पर लगाओ, तब तक मैं सबको बुलाकर लाती हूँ, रीना ने कहा और जाने लगी। और वो विधा भाभी? पूजा ने असमंजस में पूछा तो रीना जाते हुए बोली, कृषान ही जाने। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ये सब उस नीरज की ही साजिश होगी। वो धूर्तबाज निकला। मैंने कितनी बार इस लड़की को मना किया था कि चुपचाप घर बैठे, पर इसे तो समाज सेवा करनी थी। जाने कौन सी आफत लेकर आ गई। वेद कपूर अपने आलीशान बंगले में गुस्से में चहलकदमी करते हुए फूंफकार पड़े। ये रिशान भी कम चालाक नहीं है। उन लड़कियों को भी हमारे चंगुल से उड़ा ले गया और मेरी बहन को भी। इसे तो सबक सिखाकर रहूंगा। विवेन ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच लीं। तभी विवेन की पत्नी निशा लान में पहुंची। आप आ गए? विधा मिली। कहाँ है वो? निशा ने घबराकर पूछा तो विवेन असहाय नजरों से उसे देखने लगा। उस नीरज ने जानबूझकर मुझे मैसेज किया था ताकि वो हमारी बेइज्जती कर सके और हमें अपने ही घर में जलील कर सके। मुझे पहले ही अंदाजा होता तो मैं कभी वहां जाता ही नहीं। विधा भी तो हफ्ते हफ्ते उस एनजीओ के लिए घर नहीं आती, तो मुझे लगा कि फिर ऐसा ही कोई कामान पड़ा होगा। वेद उस अपमान का विष अब भी चख रहे थे। क्या हुआ? विधा ठीक तो है? निशा ने अनिश्चितता से पूछा। रिशान रायचंद को तो जानती हो ना? दोनों ने शादी कर ली है, पर मैं जानता हूँ कि ये शादी उस रिशान ने जबरदस्ती ही की होगी। वो निशा को सब कुछ बताते हुए सोफे पर पसर गया। चलो डिनर लगवाओ, उसकी अक्ल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। वेद दनदनाते हुए अपने कमरे में चले गए। निशा की आंखों से आंसू छलक उठे। आपके और डैड के किए कर्मों का फल विधा को भोगना पड़ रहा है। वो तो हमेशा इस दलदल से दूर रही, फिर भी ये सब उसके हिस्से क्यों आया? निशा ने भर्राए आवाज में कहा तो विवेन ने उसे खुद से लगा लिया। मैं उसे लेकर आऊंगा निशा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा, विवेन ने अपराध बोध से ग्रस्त होकर कहा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रिशान ने सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी की और चुपचाप अंधेरी रात में सुनसान जंगल को घूरने लगा। बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा तो उसके अंदर भी फैला था। निचाट, निगुन, खामोश। अब उसे एक एक कर वो सारी बातें याद आ रही थीं। विधा का आंसुओं से तरबतर चेहरा उसके आंखों के सामने घूम गया। उसने गुस्से में अपनी भिंची मुठियां बोनट पर दे मारी। ये कैसा अंधेरा था जो धीरे धीरे उसे ही लीलता जा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पलट गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? रिशान ने कहा। जो तू यहाँ कर रहा है? दिशांत ने कहा और उसके बगल आकर खड़ा हो गया। तू खुद को तकलीफ क्यों दे रहा है? क्या हो गया है तुझे? टैडी के जाने के बाद से तूने खुद को जब्त क्यों कर लिया है? दिशांत ने निपट अंधेरे में उसका चेहरा देखते हुए कहा। मुझे एक बार पता चल जाए कि ऑर्फेनेज में वो आग किसने लगाई थी, फिर उसे उसकी जिंदगी का जहन्नुम दिखा दूंगा। वो जरूर कोई साजिश थी जिसमें मेरा भाई मर गया। सब कुछ तो खो चुका हूँ, माँ, पापा, छोटा भाई, और अब तुझे नहीं खोना चाहता। तू क्यों उसके लिए ये सब कर रहा है? वो भी बाकी कपूर सके जैसी ही है। जानता है वो वहाँ उन लड़कियों को वापस अपने बाप के चंगुल में ही ले जाने आई थी। रिशान ने ठंडे लहजे में कहा और चुप हो गया। वो वैसी नहीं है यार, देख उसका दिल कितना मासूम है। और जरूरी तो नहीं कि जो उसका बाप और भाई कर रहा है वो भी वही सब करती हो। दिशांत ने फिर विधा के पक्ष में अपना तर्क रखा तो रिशान ने उसे घूरा। तू मेरा भाई कम उसकी तीमारदारी ज्यादा नहीं कर रहा है? रिशान ने बिगड़ते हुए कहा तो दिशांत हंसते हुए बोला, क्यों नहीं?
आखिर वो मेरी भाभी हुई और मैं उनका प्यारा सा नटखट देवर, कहकर वो खिलखिला उठा और रिशान उसे खींचते हुए देखने लगा। बस कपूर से अपना काम निकलवाते ही उसे उसके घर छोड़ आऊंगा। डाइवोर्स के साथ वो तो अचानक ही मेरे प्लान में आ गई, वरना शादी तक तो मैंने भी नहीं सोचा था। मौत को जेब में रख कर घूमता हूँ। वो फिर बोला तो दिशांत भी शांत हो गया। एक वो ही तो था जिससे रिशान अपने मन की 2-4 बातें बांट पाता था, जिसको उसने खुद को डांटने डपटने का हक दिया था। दोनों चुपचाप उस अंधेरी रात में बैठे रहे। क्या होगा रिशान का अगला कदम? विधा अब क्या करने वाली थी? क्या वो चुप रहती या इस हालात से लड़ती? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। क्रमशः च6 गलत फहमी। आधी रात गए जब रिशान विला लौटा तो लगभग सब सो चुके थे। वो और दिशांत किचन एरिया में पहुंचे तो पूजा बैठी मिली। आप आ गए भाई, मैं डिनर यही लगा दूं या डाइनिंग हॉल में? पूजा ने उठते हुए पूछा। विधा ने कुछ खाया? रिशान ने पूछा, क्योंकि उसने पूजा को फोन कर विधा को डिनर देने का कह दिया था। जी नहीं भाई, मैंने कहा अभी, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, पूजा ने बताया। एक प्लेट में सब रखो और तुम भी जाकर आराम कर लो, मैं और दिशांत साथ खा लेंगे, रिशान ने कहा तो पूजा ने झटपट प्लेट तैयार की और रिशान को थमाकर खुद भी चली गई। मैं भी साथ चलूं, क्योंकि तेरी ये सपाट शक्ल देखकर तो भाभी का पारा और भी चढ़ जाएगा, दिशांत ने मस्खरी करते हुए कहा तो रिशान ने बदले में उसे घूरा। दिशांत ने अपनी एक आंख दबा दी। रिशान ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो विधा नदारद थी। वो झट से अंदर आया तो वो नज़ारा देखकर चौंक उठा। विधा बेड पर सिर टिकाए फर्श पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। यार, भाभी बिना खाए पिए ही सो गईं, दिशांत ने खींचते हुए कहा। रिशान ने असहाय भाव से अपने कंधे उचका दिए। धीरे धीरे वो डेविल पास आया। प्रिंसेस डर के मारे झाड़ियों में दुबकती जा रही थी और फिर अचानक से डेविल ने अपने भयानक पंजों से झाड़ियां ही उखाड़ फेंकी। प्रिंसेस डर से चीख पड़ी और डेविल उसकी तरफ बढ़ गया। प्रिंसेस डरते हुए फिर चीखी। आ दिशांत, विधा के कान में बकायदा बनावटी अंदाज में आहिस्ते से बोला तो विधा चौंकते हुए उठ बैठी। विल कहाँ है? कौन है? वो हकबकाई सी इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र सामने प्लेट लिए खड़े रिशान पर पड़ी। वो तपाक से बोली, जो भी हो, पर वो डेविल इस बीस्ट से तो ज्यादा ही अच्छा था। ये सुनते ही दिशांत की हंसी छूट गई, जबकि रिशान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। अब अगर नींद पूरी हो गई हो तो खाना भी खा लो, वरना मुझसे लड़ने की एनर्जी कहाँ से मिलेगी, रिशान ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं खाना, विधा ने मुंह बिचकाया। क्यों नहीं खाना? अब तक आपने ढंग से कुछ भी नहीं खाया भाभी, दिशांत एकाएक बोल पड़ा तो विधा उसे अनिश्चितता से घूरने लगी। मुझे भाई ही समझ लीजिए, दिशांत ने अपनी फिसली जुबान को दोबारा ठीक करते हुए कहा। विधा को याद आया कि दिशांत रिशान का जिगरी दोस्त होते हुए भी उसकी कितनी मदद कर रहा था। विधा चुपचाप उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। दिशांत ने रौब से अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर की तो रिशान बड़बड़ाता हुआ नीचे चला गया। हाथ मुंह धोकर विधा ने प्लेट उठाए और वहीं नीचे बैठकर खाने लगी। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। दिशांत अब नीचे आ गया। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर डिनर करने लगे। कुछ देर बाद विधा भी नीचे आ गई। दोनों ने हैरानी से उसे देखा तो वह रिशान को घूरते हुए बोली, दरवाज़ा लॉक करना भूल गए थे। सोचा याद दिला दूं। रिशान भौचक्का सा उसे घूरता रहा। दिशांत, मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे? विधा ने दिशांत से कहा तो वो झट से उसके सामने हाजिर हो गया। आपका हुक्म सर। आंखों पर भाभी, दिशांत ने भाभी शब्द पर जोर देकर कहा तो विधा ने उसे घूरा। एक सोफा मेरे कमरे में रखवा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के साथ तो नहीं सो सकती न, वो रिशान को अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली। हर बार मुझे विलेन बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तुम्हारी मर्जी है, समझ आई? वो भावहीन सा बोला और सीधे अपने कमरे में चला गया। ये हमेशा ऐसे ही रूड होकर बात करता है? विधा ने दिशांत से पूछा। नहीं, पर अपने मन की बात कहे भी किससे? समझने वाला भी तो चाहिए न, दिशांत ने कहा तो विधा किचन से बाहर निकल गई। दोनों ने बड़ी मशक्कत से कमरे में एक सोफा रखवाया। रिशान चुपचाप बेड पर लेट गया था। विधा ने अपना बिस्तर सोफे पर ही लगाया। कुछ देर बाद वो सो गई और रिशान ने अपनी बंद आंखें खोली। उसकी निगाह अनायास ही विधा पर चली गई। कितनी सुकून भरी नींद में गुम थी वो। रिशान ने कड़वाहट से मुंह फेर लिया और कुछ सोचने लगा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। ये अगला दिन था।
जब विधा ने अपनी आंखें खोली और बेड पर नजर दौड़ाई तो रिशान गायब था। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अचानक ही नीचे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो रिशान था जिसके हाथों में गन थी। सामने ही कोई आदमी खड़ा था जो दोनों हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। विधा डर से कांप गई। जुबान खोलो कि उन लड़कियों को कहाँ लेकर जा रहे थे तुम लोग? रिशान ने गुस्से में उसके जबड़े कसकर भींच लिए और किचकिचाते हुए बोला, माफ कर दो साहब, वो तो कपूर साहब ने उन लड़कियों को उनके फार्म हाउस से ट्रक में भरवाने का बंदोबस्त किया था। वो आदमी डर से बोल पड़ा, वो लड़कियां भी इंसान होती हैं जैसे तेरी बहन और बीवी है। कसाई कहीं का, उस कपूर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहते हुए उसने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और हाथ झटकने लगा। वो आदमी हाथ जोड़ता हुआ बाहर की तरफ भागा और दोनों गार्ड उसे बाहर ले गए। दिशांत भी उसके साथ ही खड़ा था। अचानक ही दिशांत की नज़र बालकनी पर खड़ी जहां अभी विधा खड़ी थी। वो चिहुन को उठा, भाई, वो भाभी, वो तुझे गलत समझ रही है जबकि ये सब तो उसके बाप का किया कराया है। दिशांत ने अचकचा कर कहा तो रिशान ने पीछे पलटकर देखा। उसने एक एक तीखी मुस्कुराहट होठों पर बिखेर कर विधा को देखा तो विधा ने नफरत से उसे देखकर मुंह बिचका दिया। शांत, तू चुप रहेगा? वो मुझे बुरा समझे या अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिशान ने दिशांत की तरफ देखकर कहा जो विधा को सब बताने के लिए जा रहा था। वो रुक गया। पर तू ऐसा क्यों कर रहा है? दिशांत ने खींचते हुए कहा तो रिशान ने अपना गागल लगाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ये देखकर दिशांत बुरी तरह झुंझला गया। सब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो रहे थे। रिशान सीधे अपने कमरे में पहुंचा। विधा तैयार हो रही थी। चलो, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। तुम्हारे होनहार भाई को तुम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने पूछताछ के लिए पुलिस का सहारा लिया है। रिशान अपनी जैकेट उठाते हुए बोला तो विधा ये सुनकर चौंकी। मैं कहीं नहीं जा रही, वो कह ही रही थी कि जब रिशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए बोला, लगता है अपने भाई की जान प्यारी नहीं है तुम्हें। वो ताना मारते हुए बोला तो विधा ने एक बार घृणा से उसे देखा। कितनी बार मेरी नज़रों में गिरोगे तुम तो हैवानियत की भी हद पार कर चुके हो। वो दांत पीसते हुए बोली तो रिशान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसका हाथ लगभग खींचते हुए नीचे आने लगा। वो सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहा था कि नीरद मुस्कुराते हुए चेयर से उठ खड़े हुए और बोले, गुड मॉर्निंग बहू, आज हमारा पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करेगा। रिशान आकर रुक गया। हम दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। साले साहब ने थोड़ी जहमत की है, जाना ही होगा। नाश्ता हम बाहर कर लेंगे अंकल, वो बोला और आगे बढ़ा ही था कि तभी रीना बोली, बेटा, आज हमारे होटल में हमने डिनर का प्रोग्राम बनाया है और मीडिया की गैदरिंग भी होगी तो ये ज़रूरी है तुम दोनों के लिए। रिशान ने रीना की तरफ देखा। हाँ, शाम तक वक्त से पहुंच जाना क्योंकि तुम दोनों की शादी की खबर मीडिया में ऑफिशियली अनाउंस भी तो करनी है। नीरद ने कहा तो रिशान ने जी अंकल कहा और बाहर निकल गया। तुम उन्हें अंकल क्यों कहते हो? विधा ने एकाएक रिशान से पूछा तो वह उसकी तरफ देखने लगा। क्योंकि वो मेरे अंकल हैं, कहकर वो चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। अचानक से विधा को याद आया कि वो रायचंद है और नीरद सिंघल। वहाँ कहना क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितने मुश्किल में फंसे गए हैं। वो गुस्से में बोली, 2-4 मुलाकातें तुम्हारे समाजसेवी संस्थाओं के जरिए हुई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हमारी मुलाकात यहीं मुंबई में हुई और हमें एहसास हो गया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर हर लव स्टोरी के जैसे विलेन का रोल हीरोइन के भाई और बाप ही बने। फिर क्या, हीरो हीरोइन ने चुपचाप शादी कर ली। ये बात तुम्हारे भाई और बाप को हजम नहीं हुई, फिर न्यूवेड कपल को पुलिस स्टेशन में ही बुला लिया। वो बिल्कुल आराम से बोला और विधा अनिश्चितता से उसे घूरती रही। चलो ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद चलें, कहकर उसने कार रोकी पर विधा चुपचाप बैठी रही। अब रिशान भी आकर कार में वापस बैठ गया। वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाँ सर, वो दोनों पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन। वो एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी था जो ब्लूटूथ से किसी को खबर दे रहा था। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले तो उनका पीछा करना, कोई मुनासिब सुनसान जगह देखकर रिशान को मार डालना, पर विधा को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ से वेद कपूर ने सख्त लहजे में कहा, जी सर, वो आदमी बोला और सामने उन पर फिर नजरें गड़ाए बैठ गया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। विधा और रिशान जैसे ही अंदर पहुंचे तो विवेन वहीं खड़ा दिखा।
वो झट से विधा के सामने आ गया। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बेचैनी से उसके चेहरे को अपने हाथों में बटोरते हुए बोला तो विधा ने उसका हाथ झटक दिया। भाई, आप बेवजह छोटी सी बात को इशू बना रहे हैं। मैं बता चुकी हूँ कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। वो चिढ़ते हुए बोली पर अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। वो चाहती थी कि विवेन उससे दूर रहे क्योंकि उसे डर था कि रिशान कहीं उसे नुकसान न पहुंचाए। तभी रिशान और विधा को दो पुलिस ऑफिसर अलग अलग कमरे में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए। कहाँ मिली थी आप उनसे? उस पुलिस वाले ने विधा से पूछा। एनजीओ के एक प्रोग्राम में। यही मुंबई में, विधा ने सीधे लहजे में कहा। कितनी मुलाकातों के बाद आपको लगा कि आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए? वो जैसे सवाल पहले से ही तैयार किए बैठा था पर विधा बिना घबराए सारे जवाब दिए जा रही थी। आपको याद है जब आपने उन्हें प्रपोज किया था तो उन्होंने कौन से रंग की ड्रेस पहनी थी? ऑफिसर ने पूछा तो रिशान मुस्कुराया। सफ़ेद, और मैंने ब्लैक। वो बिल्कुल आराम से बोला। ये सुनकर वो हताशा से रिशान को देखने लगा। इट्स ओवर सर, आप जा सकते हैं। ये सुनते ही रिशान बाहर निकला तो ठीक उसी वक्त विधा भी बाहर आई। दोनों को कुछ देर तक बाहर की बेंच पर बैठने को कहा गया। तुम ठीक हो, डोंट वरी, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हम जल्द यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तुम विवेन के लिए अपने मन में बिल्कुल भी खटास नहीं रखो। वो विधा का सिर अपने सीने से लगाते हुए एकाएक बोला तो विधा चिहुन उठी।